मेरे कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए, आज इंटरव्यू के जो क्लासेस चल रहे थे उसका 14 नंबर का क्लासेस हम लोग करते हैं। चूँकि इंटरव्यू निकट भविष्य में संभावित है, अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति हो चुकी है। अब आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि रिजल्ट कब आएगा। होली तक थोड़ा शांति बना करके अपना जो इंटरव्यू का तैयारी है उसको अच्छी तरीके से कीजिए। हर समय अनावश्यक भी दबाव नहीं बनाना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा मिलने नहीं जा रहा है। तो बेहतर होगा अभी अपने तैयारी पर ध्यान दीजिए। उसका भी समय आएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, और बहुत जल्द आएगा। जब अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है तो निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक इस मैटर को देखेंगे। कुछ समय उनको भी देना उचित होगा। यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू की जहाँ तक बात है, तो आज 5 ऐसे टॉपिक मैं बताने वाला हूँ जिसको आपको तैयारी कर लेना चाहिए आगामी इंटरव्यू के लिए, जेपीएससी के इंटरव्यू के लिए, 11th जेपीएससी के इंटरव्यू, प्लस समान रूप से सीडीपीओ के इंटरव्यू के लिए। सीडीपीओ वाले अपने आप को कुछ अलग नहीं समझना है, बस महिला और बच्चों से रिलेटेड, आईसीडीएस से रिलेटेड, आंगनवाड़ी से रिलेटेड कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा पूछेंगे, और आपके ऑप्शनल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे एलएसडब्ल्यू। तो उसकी तैयारी आपको कर लेनी है। यहाँ पर एलएसडब्ल्यू का मैंने इंटरव्यू के दृष्टिकोण से जो भी नोट्स, जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका मैंने कलेक्शन दे दिया है। केवल एक पीडीएफ देना बाकी है। रहा बात आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर चर्चा करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ 14 जेपीएससी के आंसर राइटिंग मेंस के और क्लासेस तीव्र गति से चल रहे हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए। चूँकि अगले 1 साल में हो सकता है कि आपका मुख्य परीक्षा का आयोजन हो जाए वैकेंसी आने के बाद, पीटी के बाद। इसलिए अभी बस समझ लीजिए एक लास्ट अवसर है। अगर आप फ्रेशर हैं तो एक अंतिम अवसर आपके पास है कि तैयारी बेहतर तरीके से करने का। इसके बाद थोड़ा हड़बड़ाहट में तैयारी होगा। प्रारंभिक परीक्षा का भी बैच चल रहा है। एक राउंड वहाँ पेपर 2 को समाप्त करा दिया गया है। सेकंड राउंड फिर से शुरू होने वाला है। शुरू से जो ज्वाइन करना चाहते हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू बैच जो चल रहा है, जो क्लासेस यहाँ पर लिया जाता है, वहाँ पर लाइव क्लासेस भी चलता है, नोट्स दिया जाता है, और बहुत जितना भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है 11th जेपीएससी के लिए, सारे के सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, टॉपिक के फॉर्म में। जो 5 टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। इसके अलावा जो आपको ध्यान देना है, जैसा कि हाल ही में विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी झारखंड की, तो विधायक जयराम महतो और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के बीच कुछ वाद विवाद हुआ नक्सलवाद के मुद्दे पर। उस मैटर पर थोड़ा सा दृष्टि बनाए रखिएगा, है ना। उन दोनों के बीच जो भी वाद विवाद हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्लियर। और जो बांग्लादेश का घुसपैठ का आपका मामला रहा है, बांग्लादेश का घुसपैठ का संथाल परगना में, वो फिर से आपका एक तरीके से इधर ज्वलंत मुद्दा बना है हाल ही में कुछ मुद्दों को लेकर के, इसलिए उस पर भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बीएनएस, बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन तीनों के बारे में एक एवरेज जानकारी चाहिए। खास करके जिन्होंने डीएसपी या मजिस्ट्रेट वगैरह शुरू में भरा है तो उनको एक एवरेज जानकारी चाहिए। इसके बारे में भी आज डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे किसी क्लास में डिस्कशन इसको ज़रूर कर देंगे। ट्रंप और जेलेंस्की के विवाद को आपने देखा कि किस तरीके से ऑन कैमरा आपका विवाद होता है, डिस्प्यूट उन दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच होता है। दोनों के पक्ष के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसकी भी तैयारी आप लोग कर लेंगे। ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस, ये 5 टॉपिक आज के थे जो आपके 11th जेपीएससी इंटरव्यू के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस से, उस पर आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। उसको अच्छे तरीके से समझिए। इस क्लास के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस से कोई भी प्रश्न आपको पूछा जाता है इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर के द्वारा, निश्चित रूप से आप एक बेहतर जवाब दे पाएंगे और अच्छे मार्क्स लाने में सफल रहेंगे इंटरव्यू में। यहाँ इंटरव्यू में जो पिछला बार बैच चला था, 7th जेपीएससी का बैच चला था, बैकलॉग वाले में भी, तो काफ़ी हाई स्कोर सारे कैंडिडेट के आए हैं, ठीक है। 70 से ऊपर भी आपके गए हैं, और 65 to 70 तो बहुत सारे लोग थे जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ या फाइनली सिलेक्टेड हुए।
इसलिए एक प्लान्ड वे में जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। कई लोग आपको सलाह देंगे कि इंटरव्यू की तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे सलाह के चक्कर में मत पड़िएगा। अभी 100 मार्क्स बचा हुआ है। जब पीटी की तैयारी आप करते हैं जिसमें केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये तो मेरिट में आपका रैंक निर्धारित करेगा, अंदर बाहर जो आपका कुछ मार्क्स से हो जाता है उससे सुरक्षित आपको करेगा। और अगर आज से आप तैयारी कर रहे हैं बाय द वे कि ठीक है अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, आज से तैयारी करते हैं इंटरव्यू का, जब तैयारी की आवश्यकता ही नहीं तो आज से क्यों कर रहे हैं? जब पहले आप नहीं किए तो आज से फिर क्यों कर रहे हैं? आज से कर रहे हैं तो मीन्स तैयारी की आवश्यकता है। बिना तैयारी का आप सीधे जा कर के बैठ जाइएगा इंटरव्यू रूम में या मॉक इंटरव्यू में भी, ये कहीं से उचित नहीं है और इसका नेगेटिव इफेक्ट आपको मार्क्स पर देखने मिलेगा। इसलिए अभी भी जो भी समय आपका मिल रहा 20-25 दिन, रिजल्ट कब आएगा, किस पेपर में कितना मार्क्स आया होगा, है ना, कट ऑफ क्या जाएगा, इन चीज़ों से अभी बाहर निकल के जिनका भी एग्ज़ाम ठीक ठाक गया है पूरी तरीके से एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट हो जाइए, इसी में बुद्धिमानी है। ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम इसे कहा जाता है, ठीक है। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इम्पोर्टेंट क्यों है इस बार के लिए आपका, है ना? ऐसे तो पिछले साल इसको स्टडी कर लिया गया है, लेकिन यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उस दौरान हो सकता है कि आपके इंटरव्यू चलते रहें, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओपीएस जो आपका 1 जनवरी 2004 से पहले चला करता था, राज्य सरकार के अधीन कर्मचारियों के लिए या केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारियों के लिए सरकारी क्षेत्र में ओपीएस चला करता था। यह एक पेंशन का योजना था, सरकारी योजना था, जिसके तहत हर सरकारी सर्विस को ज्वाइन करने वाले हर कर्मचारी अधिकारी को ओपीएस का लाभ मिलता था। इसमें पेंशन के लिए जो अंशदान होता था, कंट्रीब्यूशन होता था, वो पूरी तरीके से सरकार के द्वारा दिया जाता था, या तो केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर? इसमें कर्मचारियों को अंशदान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद जब उनका रिटायरमेंट होता था, जब 60 या 62 ईयर्स जो भी, उनको लास्ट पेमेंट जो आपका बेसिक पे था एलपीसी, उससे ले लिया जाता है लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट 50% प्लस डीए, इस रूप में उनको पेंशन मिलता था। और इतना ही नहीं, जब बाय द वे उनकी मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन के रूप में उनके जीवन साथी को भी पेंशन जारी रहता था, ठीक है। इसके भी कुछ अपने प्रावधान है, उससे मतलब हम लोग का नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से उस समय पेंशन मिलता था, उसके साथ ग्रेच्युटी वगैरह भी मिलता था। एक आपका सुरक्षित और बेहतर आपका प्लान था कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उनको कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना था और एक कन्फर्म पेंशन उनके पास था। क्लियर? उसके बाद आपका आता है 2004 एनपीएस। 1 जनवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डिसीजन लिया कि एनपीएस को लागू किया जाएगा ओपीएस की जगह, क्योंकि सरकार पर बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ पड़ता है अंशदान देने में। इसलिए अब सरकार अकेले नहीं देगी, अब जो है कर्मचारियों को भी अपना अंशदान करना होगा। क्लियर? इसलिए यहाँ पर जो भी आपका अंशदान था, सरकार ने कहा कि आपको 10% देना होगा वेतन का और 14% सरकार देगी। क्लियर? आपके वेतन का 14% सरकार देगी और 10% कौन देंगे? कर्मचारी देंगे। ये सारा जमा होता रहेगा। क्लियर? और इसमें से अगर कर्मचारी की सहमति हो तो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह में भी इन्वेस्ट करने की व्यवस्था की गई। और जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो इसको 60-40 में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी राशि जमा होगी 10% और 14% से, उसको 60 और 40 में डिवाइड कर दिया जाएगा। 60% जो है एक मुश्त करके एक साथ जो है संबंधित कर्मचारी को दे दिया जाएगा 60%, और 40% एन्युटी में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है।
एन्युटी जो आपका होता है ये आप इंश्योरेंस की तरह कंपनी के द्वारा बेचा जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। द एन्युटी प्लान कैन बी परचेज्ड बाय एनी एन्युटी प्लान प्रोवाइडर, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर? आप कहाँ से एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं? जैसे आपका मैक्स लाइफ हुआ, SBI लाइफ हुआ, LIC हुआ, वहाँ से कर्मचारी खरीद लेंगे 40%। उसी 40% को पेंशन के रूप में हर महीना कुछ कुछ दिया जाएगा। क्लियर? और बाय द वे उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? फैमिली पेंशन के रूप में जो 40% राशि हो एक साथ उनके परिवार को दे दिया जाएगा, आगे पेंशन नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये आपका प्लान था। NPS, इसमें सरकार की भी हिस्सेदारी है, कर्मचारी की भी। कर्मचारी 10%, सरकार 14%, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा, 60% एक मुश्त मिल जाएगा, 40% आपका एन्युटी के रूप में खरीद सकते हैं कर्मचारी, जिसका पेंशन के रूप में उनको मिलेगा मंथली। उनकी डेथ होती है 40% उनके परिवार को दे दिया जाएगा। ग्रेच्युटी का इसमें भी अस्थायी प्रावधान किया गया था, अस्थायी। तो पेंशन पूरी तरीके से आपकी इच्छा पर कर दिया, आप अंशदान करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। उसके बाद काफ़ी विरोध हो रहा था NPS का, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह घोषणा कर दी कि नहीं, हम लोग जो है अब OPS को लागू करेंगे। झारखंड भी उनमें से एक स्टेट है जिसने OPS को लागू कर दिया है। UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाना है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। इसके अंतर्गत सरकार ने क्या कहा कि आप लोग 10% जो देते हैं देते रहिए, हम लोग 14% नहीं देंगे, 18.5% दे देंगे। क्लियर? यानी कि जो 14% था उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 4.5% और प्लस कर दिया गया, तो 18.5% कर दिया गया। तो ये तो आपका पहला प्लस पॉइंट हुआ। दूसरा कहा गया कि अगर 25 वर्ष का सर्विस कोई कर्मचारी अधिकारी पूर्ण कर लेते हैं, तब उनको जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका पेंशन मिलता है, यानी कि लास्ट पेमेंट जो बेसिक पेमेंट है उसका 50% प्लस DA, उस तरीके से आपको पेंशन मिलेगा। एक और अच्छा घोषणा इसमें किया गया कि 30 वर्ष जो पूरा कर लेते हैं, है ना, और UPS को उन्होंने एक्सेप्ट किया है NPS की जगह, है ना, केंद्र सरकार का बता रहे हैं, तब उनको 6 महीना का लास्ट में वेतन भी मिलेगा, बेसिक का 50% प्लस DA पेंशन के रूप में मिलेगा। और फिर फैमिली पेंशन की भी व्यवस्था इसमें की गई थी, जो इसमें नहीं था NPS में। तो जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको जितना भी पेंशन मिल रहा, उनकी बाय द वे मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में जितना पेंशन था उसका 60% फैमिली पेंशन के रूप में भी मिलेगा। क्लियर? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट का इसमें प्रावधान नहीं किया गया। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि UPS क्या है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 25,000 से कम जिनका वेतन है उनका क्या होगा। ठीक है, 25 साल से जिन्होंने कम आपका सर्विस किया उनका क्या होगा। उनके लिए भी प्रावधान था। अगर न्यूनतम 10 वर्ष का किन्हीं के द्वारा सर्विस कर लिया गया है तो उनको 10,000 पर मंथ न्यूनतम पेंशन जरूर दिया जाएगा, यह घोषणा की गई थी। क्लियर? तो ये सब आपके प्रावधान थे। तो इन तीनों में तुलना अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लागू कब हुआ, इसका लागू से मतलब नहीं है 1 जनवरी 2004 या 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अंशदान क्या एम्प्लॉय देंगे? OPS में नहीं देंगे। ठीक है, एम्प्लॉय। और NPS में आपका 10% देना है, इसमें 10%। सरकार जो नियोक्ता के रूप में है ना, एम्प्लॉयर के रूप में है, इनको इसमें तो सारा ही देना था। ठीक है, OPS में इसमें 14%, इसमें 18.5%। पेंशन इसमें मिलना था 50%, बेसिक प्लस 50% लास्ट पेमेंट का। इसमें पेंशन 40% जो एन्युटी था उसका जो भी आपका बीमा कंपनियां देंगी, है ना, वही पेंशन मिलेगा। और इसमें अगर 25 वर्ष
की सेवा पूर्ण हो जाती है तो 50% वाला जो आपका है लास्ट पेमेंट का 50% प्लस DA, ठीक है। और 30 वर्ष का सेवा होने से क्या था, 6 महीना का और वेतन भी मिलेगा। और न्यूनतम अगर 10 साल का सेवा किसी कर्मचारी अधिकारी ने दे दिया है तो उनको 10,000 पर मंथ न्यूनतम जरूर मिलेगा। ग्रेचुटी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, UPS में भी, OPS में यहाँ पर भी है, लेकिन टेम्प्रोरी है, अस्थाई है। सुरक्षा जो है यहाँ पर हाई है, सिक्योरिटी यहाँ पर भी हाई है, UPS और OPS में, यहाँ एवरेज है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, NPS UPS में नहीं है, यहाँ पर है, या फिर आपका म्यूचुअल फंड भी। अमाउंट इसमें एवरेज है, OPS में, UPS में भी एवरेज है। यहाँ पर हाई चांसेस हैं, ठीक है। NPS में जो है आपका अमाउंट ज़्यादा मिल सकता है, क्लियर। तो एक तुलना था, ये समझ गए होंगे। अब जो है इंटरव्यू में एक तो आपका सिंपल जानकारी लिया जा सकता है OPS NPS UPS के बारे में, क्या जानते हैं, उनके बीच तुलना से रिलेटेड कुछ कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो अभी तक मैंने चर्चा किया है उससे उन सारे प्रश्नों को उत्तर आप अच्छे तरीके से दे देंगे। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के द्वारा कि NPS और UPS में किसे अपनाने की सलाह देंगे, या OPS में भी, चूँकि झारखंड में लागू है तो पूछा जा सकता है। तब आपको ये बताना है कि OPS जो सिस्टम था पेंशन का, वो सरकार पर अत्यधिक वित्तीय भार डालता था। देखिए, आप एक अधिकारी के रूप में आपको सरकार का भी पक्ष देखना है, कर्मचारियों का भी पक्ष देखना है, लेकिन सरकार की आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताना है। OPS में सरकार पर वित्तीय भार पड़ता है और उस संदर्भ में कई नेगेटिव रिपोर्ट RBI के द्वारा आए हैं, प्लस सुप्रीम कोर्ट के में भी मैटर गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नकारात्मक टिप्पणी की है OPS पर। इसलिए मैं OPS को अपनाने की पूरी तरीके से सलाह नहीं दूंगा। और सरकार, चूँकि राज्य सरकार ने अपनाया है तो थोड़ा सा और सावधानी रखेंगे, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा इसे अपनाया गया है, इसलिए अस्थायी रूप से इसे कुछ समय के लिए जारी रखा जा सकता है। जहाँ तक NPS UPS की बात है तो हमारी यही सलाह रहेगी कि जो ज़्यादा जोखिम के साथ अधिक धनराशि अपने सर्विस के बाद धारण करना चाहते हैं उनको NPS अपनाना चाहिए। जो सुरक्षित तरीके से अपने सर्विस के बाद एक औसत अमाउंट से भी खुश हैं उनको UPS अपनाना चाहिए। इस सलाह आप दे सकते हैं। और जहाँ तक NPS और UPS की बात है, जिसमें कर्मचारियों को भी 10% अंशदान देने की आवश्यकता, अंशदान देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो LPG जब से भारत में अपनाया गया, 1991 में LPG आपका उदारीकरण आया, उसके बाद एक उदारीकरण के एक प्रभाव के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उदारीकरण पहले चरण से दूसरे चरण की ओर 2000 के दशक में आपका बढ़ता है, तो सरकार के हाथ से जितनी भी आर्थिक गतिविधियां थीं वो निकलने लगती हैं और निजी क्षेत्र की ओर जाने लगती हैं, जिससे जो आर्थिक स्थिति पहले हुआ करती थी सरकार की, हर क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण था, वो चीज़ आपका समाप्त होने लगता है। अब निजी क्षेत्र प्रभावी होने लगता है। तो इस तरीके की योजनाएं, कंट्रीब्यूशन वाला योजना, वो बहुत दिनों तक चलना संभव नहीं था, क्लियर। इसलिए 2004 में उसे वापस लेके NPS कर दिया जाता है। लेकिन यह बहुत ही कड़ा कानून था, शायद इसलिए 14% से बढ़ा करके इसमें 18.5% कर दिया गया। तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना था। और जो नए आपके आपराधिक कानून बने हैं, पुराने आपराधिक कानून से किस तरीके से अलग हैं, DSP के रूप में आपको क्या लगता है कि भविष्य में आपको क्या सुविधाएं होने वाली हैं, या आपका जनता के लिए कितना आपका बेहतर है जो नए आपराधिक कानून हैं। और बांग्लादेशी घुसपैठ के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि झारखंड सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है ना। न्यायालय के द्वारा इस संदर्भ में माननीय झारखंड न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा इस संदर्भ में बहुत ही कड़ा रुख अपनाया गया था। उसके बावजूद आज भी घुसपैठ एक चर्चा का विषय बना हुआ है, ज्वलंत विषय बना हुआ है। क्या सरकार इसको संरक्षण देती है? तो इस तरीके से बहुत सारा आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका उत्तर कैसे देना है आपका तैयार होना चाहिए।
अन्यथा वहाँ पर आप उलझ सकते हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इसका सामना तो होगा ही, है ना। जिनको भी लग रहा है कि तैयारी करना चाहिए इंटरव्यू का, खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर यहाँ के पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए 11th JPSC इंटरव्यू प्रोग्राम को। और 14 JPSC के फाउंडेशन बैच में जिनको जुड़ना है वो भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।